हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज स्लज डाइजेशन। ठीक है, स्लज डाइजेशन। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। वेस्ट वाटर है उसको कहाँ कहाँ ट्रीट किया, हम स्क्रीन्स में ले गए, ग्रिड चैम्बर, फिर आपका स्किमिंग टैंक, फिर उसके बाद ये आपका प्राइमरी क्लैरिफायर, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। प्राइमरी के बाद कहाँ ले गया, सेकेंडरी में कहाँ का गया आपका एएसपी है, ट्रिकलिंग फिल्टर है, यहाँ पर गया। तो उसके बाद जो एफ्लुएंट मिला वो आपको क्या मिला, स्लज। उसको अब जो स्लज है ना उसको डायरेक्टली भी डिस्पोज कर सकते हैं। उसका प्रॉपर्टीज कैसा, अगर ठीक ठाक है तो उसको डायरेक्टली डिस्पोज कर लो, लेकिन अगर वो बहुत ही आपका अगर वो हार्मफुल है तो उसको क्या करेंगे, हम स्लज ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, स्लज ट्रीटमेंट। तो स्लज ट्रीटमेंट किया क्यों जाता है, स्लज ट्रीटमेंट इज एम टू अचीव वॉल्यूम रिडक्शन एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन। वॉल्यूम रिड्यूस हो सके और स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो सके, दोनों के लिए हम स्लज ट्रीटमेंट करते हैं। तो वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन ऑफ स्लजेस आर अचीव्ड बाय, ये कैसे किया जाता है, ये आपका स्लज थिकनिंग है, स्लज डाइजेशन है, स्लज कंडीशनिंग है, स्लज डीवाटरिंग एंड ड्राइंग है। ये 4 स्टेप्स हैं। स्लज थिकनिंग नाम से ही पता चलेगा, थिक करना है। कैसे करोगे, गाढ़ा करना है तो क्या, पानी हटा दो, थिक हो गया। सो कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ स्लज बाय एक्सपल्शन ऑफ वाटर को हटा देंगे तो थिक हो जाएगा। अब थिक हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, डाइजेशन। ठीक है, स्लज थिकनिंग हो गया, डाइजेशन। जैसे आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट किया जाता है ना, सो वैसे इसको भी डाइजेस्ट किया जाता है। ये कैसे होता है, एनारोबिक डिकम्पोजन ऑफ स्लज, एनारोबिक तरीके से डिकम्पोज किया जाता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है कंडीशनिंग टू इम्प्रूव ड्रेनेबिलिटी। अब जब सपोज एक स्लज है, यहाँ से पानी हटा दिए, है ना, पानी हटा दिए, उसको डाइजेस्ट कर दिए तो थोड़ा सा हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। लेकिन अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इसमें ये थोड़ा ठीक हो गया ना, तो अच्छे से मूव नहीं करेगा। सो उसको ड्रेनेबिलिटी बढ़ाना है। ड्रेनेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में ईजी जाए, तो इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे। अब कंडीशनिंग कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। इसमें स्टिल अभी कुछ अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट होगा, तो जो भी पानी अभी भी बचा है उसको टू रिमूव रिमेनिंग वाटर मॉइस्चर फ्रॉम स्लजेस। तो ये आपके तरीके, थिकनिंग, डाइजेशन, कंडीशनिंग, डी वाटरिंग एंड डाइंग, TDCD। ठीक है, थिकनिंग, डाइजेशनिंग, आपका कंडीशनिंग, डी वाटरिंग एंड डाइंग, TDCD। ठीक है, ये 4 तरीके हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ स्लज। स्लज के कंपोजिशन क्या है, स्लज है उसमें नॉर्मली सॉलिड्स रहेगा और वाटर रहेगा। हम सॉलिड्स का परसेंटेज देखे थे पिछले में, अप्रॉक्स 1% था, बहुत ही लेस रहता है। तो इसका रेंज रहता है 0.25 से 12% का। वाटर का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0.25, ये कितना हो, 99.75, ये आपका मैक्सिमम हो गया। 100 माइनस 12, ये क्या, 88%। तो सॉलिड्स का परसेंटेज 0.25 टू 12%, वाटर का हो जाएगा 88 से 99.75%। लेकिन सॉलिड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं और नॉन वोलेटाइल भी होते हैं। सो ये आपके कंपोजिशन है। स्लज को पहले सॉलिड्स और वाटर में डिवाइड किए, अब सॉलिड्स को आपको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ स्लज, ये देखते हैं। ठीक है, इसका क्या रिलेशन है अलग से देखते हैं। आपका स्लज है ना, इसमें क्या है, आपके सॉलिड्स भी हैं, कितना अमाउंट है वो छोड़ दो, सॉलिड्स है और क्या है, आपके वाटर है, 2 है। आगे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वो बाद में देखेंगे, सॉलिड से वाटर है। सो इस केस में क्या हो जाता है, 100 बाय S ऑफ, ये क्या है, S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज इज इक्वल टू, ये दोनों का है ना, तो परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया, प्लस परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन वाटर भी है ना, परसेंटेज ऑफ वाटर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 ही रहता है, लेकिन स्टिल फॉर्मूले के लिए हमें लिखना है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पढ़े ही हैं, ओके। लेकिन सॉलिड्स भी क्या है, ये आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। सो ये भी आपको इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, 100 बाय S ऑफ सॉलिड्स, 100 बाय S ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू, 100 क्या है, टोटल परसेंटेज है, टोटल कितना 100% है ना, 100 उसमें सॉलिड्स है, वाटर है। ठीक है, सॉलिड को और डिवाइड कर दिए, तो सपोज अब ये क्या हो गया, ये 100% हो गया। तो वॉल्यूम आपका वोलेटाइल कुछ परसेंट होगा, नॉन वोलेटाइल कुछ परसेंटेज होगा। तो आपका परसेंटेज वोलेटाइल डिवाइड बाय S ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वोलेटाइल, ये लिख सकते हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ नॉन वोलेटाइल डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया, ये दोनों, है ना, याद रखना है। इसमें परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, 100 होगा। सिमिलरली यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल, परसेंटेज ऑफ नॉन वोलेटाइल कितना होगा, 100 होगा। अब ये मत बोलना सॉलिड तो आपका 100 है ही नहीं, सपोज ये आपका सॉलिड का रेंज 10% है,
ये हम बोले 80% अंदाज बोल, सपोज 50-50 ले लेते हैं, ये 50 है ये 50 है तो टोटल 100 हो गया, लेकिन यहाँ तो 10 ही है ना, तो ये ऐसा मत बोलना है परसेंटेज है, आपका स्लज में सॉलिड्स पर 10% है और ये आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स में कितना परसेंटेज है, ठीक है। वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ये ध्यान रखना कि ये आपका परसेंटेज वोलेटाइल्स और परसेंटेज नॉन वोलेटाइल्स विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज ले, इसको शुरू से लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज ले, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ स्लज बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब डेंसिटी ऑफ स्लज कैसे निकालेंगे, डेंसिटी तो पता है ना, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर स्लज का है तो डेंसिटी ऑफ मास ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम ऑफ स्लज, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, इतना डिफिकल्टी जानी नहीं चाहिए, ओके। सो ये हो गया 100 बाय आपका सॉलिड्स में क्या है वोलेटाइल, पहले हम स्लज का देखते हैं, स्लज में क्या है सॉलिड्स एंड वाटर है, तो 100 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। ये आपका क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमेशा रहता है तो ये 1 ही रहता है, ठीक है, ओके। अब दूसरा सॉलिड्स में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल रहता है, तो 100% है अगर सॉलिड्स, 100 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू परसेंटेज वोलेटाइल बाय एस ऑफ वोलेटाइल प्लस परसेंटेज नॉन वोलेटाइल बाय एस ऑफ नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और एस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्लज डेंसिटी ऑफ स्लज बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ स्लज क्या है मास बाय वॉल्यूम, स्लज के बारे में बात करेंगे तो मास ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम ऑफ स्लज, ये हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ स्लज, हमें तो मेन वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ स्लज ही देखना है ना, तो स्लज में क्या होता है आपके वाटर होते हैं और सॉलिड्स रहते हैं। सपोज वाटर रहा P1%, अगर 100% आपका स्लज है तो P1% आपका वाटर रहा, तो बाय वेट भी हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है, P1% वॉल्यूम भी का अलग हो सकता है वेट का अलग हो सकता है, तो हम वेट लेके चल रहे हैं। सपोज 100 kg स्लज है, उसमें P1 kg क्या है वाटर है, तो सॉलिड कितना हो जाएगा 100 माइनस P1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसको आगे देखेंगे ऐसा क्यों लिखे। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स दैट इज ड्राई पार्ट इन स्लज, सॉलिड्स में क्या है आपका सॉलिड है, सॉरी स्लज में क्या है सॉलिड है वाटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स अप्लाइड, कितना कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं इनटू एफिशिएंसी। अब ये क्यों लिखे, ये क्या है आप कुछ यहाँ पर वेस्ट वाटर प्रोवाइड किए, इसमें कुछ सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन है तो कुछ तो रिमूव हो जाता है ना, तो कुछ आपका थिकनिंग हो जाता है आपके क्लैरिफायर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पर इनपुट है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स ड्राई इन स्लज, ये निकालना, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स अप्लाई कितना अप्लाई किया है और उसका इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज क्या हो जाएगा सी इन, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स ड्राई इन स्लज है ना, कॉन्सेंट्रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स अप्लाइड इनटू एन, लेकिन अच्छा इसी को उसी में कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स ड्राई इन स्लज को सी स्लज लिख दे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स अप्लाइड सी इन इनटू एफिशिएंसी, ये हो गया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन टोटल मास ऑफ ड्राई सॉलिड्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, केजी, टोटल मास केजी पर डे में होगा, उसको हम एम से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना ड्राई सॉलिड का टोटल मास है तो उसको एम से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होता है Q इंटू सी, डिस्चार्ज इंटू कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर डे, सपोज मीटर क्यूब पर डे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है मिलीग्राम पर लीटर, मीटर क्यूब लीटर क्या है ये सब वॉल्यूम का ही है ना, तो इसको लीटर को मीटर क्यूब में भी लिख सकता है 10⁻³ मीटर क्यूब, मैग्नीट्यूड में हम ध्यान नहीं देंगे अभी, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम को केजी में लिख सकते हैं, मतलब वेट को ही बता रहे हैं ना, उसको मैग्नीट्यूड को इग्नोर करेंगे तो केजी पर डे। तो सी Q इंटू सी क्या हो जाता है, ये आपका मास हो जाएगा है ना, मास। तो Q किसका आपका स्लज का, कॉन्सेंट्रेशन किसका स्लज का, सॉरी Q आपका वाटर या स्लज जो भी बोलना है कितना अप्लाई कर रहे हैं, सो इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज, तो टोटल मास ऑफ ड्राई सॉलिड्स हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू Q इंटू सी ऑफ स्लज, वेयर सी ऑफ स्लज क्या हो जाएगा, ये कितना इनपुट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स अप्लाइड इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ, अब हम क्या बोले इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। वैसे तो डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला बता देना था, लेकिन स्टिल जो डराइव करते जाएंगे ना उसमें बीच में कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया रखा, ओके। अभी हमारे पास वाटर कितना है P1 kg है ना, सॉलिड कितना है 100 माइनस P1 kg है। मास ऑफ ड्राई सॉलिड्स क्या है, ये आपका है मास ऑफ ड्राई सॉलिड्स, हम अभी निकाले ना, मास ऑफ ड्राई सॉलिड्स ये हुआ Q इंटू सी, ठीक है, Q इंटू सी ऑफ स्लज, ठीक है, ये हुआ।
तो ये आपका सॉलिड्स का है, ये आपका सॉलिड का है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये आपका वाटर है, दोनों का मिक्सचर स्लज है, दोनों का मिक्सचर आपका स्लज है। स्लज कितना पार्ट है, ये आपका 100 kg है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, 100 माइनस P1 kg ऑफ सॉलिड। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, सॉलिड से आपको 100 kg ऑफ क्या मिला, स्लज मिला। ठीक है, ये क्या है, ड्राई पार्ट है सॉलिड का, लेकिन ड्राई पार्ट तो हम m से निकालें ना, तो m kg पर डे, m kg का कितना हो जाएगा, m kg के रिस्पेक्ट में स्लज का वेट कितना होगा ये निकालना है। यूनिटरी मेथड लगा दो, ठीक है, सिंपल, दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो इसको 100 डिवाइड बाय 100 माइनस P1 इंटू m, ये कितना हुआ, ये आपका किसका हुआ, ये स्लज का वेट हो गया, वेट ऑफ स्लज इन kg पर डे। ठीक है, यूनिटरी मेथड सिंपल है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, ये m kg से मिल गया, आपको वेट ऑफ स्लज मिल गया। अब आपको अगर वॉल्यूम ऑफ स्लज निकालना है तो क्या करेंगे, मास इन और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, डेंसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखोगे, मास बाय डेंसिटी। अब ये किसके बारे में बात करें, स्लज के बारे में बात करें, तो डेंसिटी किसका लेंगे, स्लज का ही लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्लज फॉर P1 अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर P1 kg ऑफ वाटर। हम P1 kg ऑफ वाटर में बात करें ना, P1 kg ऑफ वाटर में स्लज का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये तो मास ऐसे लिख देंगे, मास बाय डेंसिटी है ना, तो पहले तो मास लिख दो, 100 बाय 100 माइनस P1 इंटू m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्लज कर दो, तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम मिल गया, इसको V1 डिनोट करते हैं। P1 के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना मिला, P1 के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम V1 मिला। वॉल्यूम किसका है, ये स्लज का वॉल्यूम है। ठीक है, ओके, इसको यहीं पर देखते हैं फिर से। आपका 100 माइनस P1 kg ऑफ ड्राई सॉलिड से 100 kg ऑफ वेट स्लज मिला, वेट स्लज, वैसे वेट नहीं लिखते, स्लज लिखते तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड था। तो m kg ऑफ ड्राई सॉलिड्स, जो कि हम पहले निकाले, ड्राई सॉलिड्स अगर m है, इसको m से डिनोट कर रहे हैं, इसको Q इंटू C ऑफ स्लज लिख रहे हैं, तो इससे आपको कितना वेट ऑफ स्लज मिलेगा, वेट स्लज। तो यूनिटरी मेथड है ना, बचपन में पढ़े, नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो, सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो भूला नहीं बोलते ना, ऐसा तो सुना ही होगा, तो अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय काम नहीं आएगा, अभी काम आ जाएगा। तो m इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस P1, सो m इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस P1 इंटू, सॉरी ये आपका इंटू m है, तो ये आपका kg पर डे ऑफ वेट स्लज हो गया। ये आपका वेट हो गया, किसका, वेट स्लज का वेट हो गया, सॉरी वेट नहीं बोलना चाहिए, मास, टू बी प्रिसाइज मास बोलना चाहिए, मास और वेट में डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका मास हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है, तो क्या, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो आपको वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आपका मास बाय डेंसिटी। अब किसके बारे में बात करें, स्लज के बारे में बात करें, तो स्लज का ही वेट, ये स्लज का मास और स्लज का डेंसिटी। ये m समझ के ये मत समझना कि यहाँ पर m पुट करना है, ये जो m है ना, ये मास ऑफ ड्राई सॉलिड है ना। ये m ऑफ स्लज क्या हो जाएगा, ये m ऑफ स्लज 100 बाय 100 माइनस P1 इंटू m, ये एज इट इज लिख लो, डिवाइड बाय डेंसिटी करना है, डेंसिटी ऑफ स्लज। तो स्लज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना मिल गया, ये आपको स्लज का मिल गया, तो इसको हम V1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है, इसको अलग से लिखते हैं। आपका P1 अमाउंट ऑफ वाटर है, तो आपको वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, 100 बाय 100 माइनस P1 इंटू m बाय रो ऑफ स्लज, ये आपका फर्स्ट के केस में। ठीक है, ये हुआ, ओके। अब आपका सपोज P2 अमाउंट ऑफ वाटर रहता, तो उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना मिलता, ये आपका V1 है ना, तो V2 कितना मिलता, ये मिलता आपको 100 बाय 100 माइनस P2 अमाउंट ऑफ वाटर है इंटू m बाय रो ऑफ स्लज, ये मिलता। ठीक है, ये होता। अब V1 इज इक्वल टू क्या हुआ, इसको लिखते हैं अच्छे से, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा एक सेकेंड। तो आपका V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 बाय 100 माइनस P1 इंटू m बाय रो ऑफ स्लज, ये आपका फर्स्ट केस में हुआ। वैसे आप V2 लिख सकते हैं, मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, V2 इज इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस P2। आपको वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं, वॉल्यूम कैसे रिड्यूस करें, पानी को निकाल के रिड्यूस करें, तो P2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज ये कम नहीं हो रहा, ज़्यादा भी, उससे क्या लेना है, आप देना है आपको। सपोज P2 हो गया, उसके रेस्पेक्ट में V2 मिल गया। ठीक है, तो m क्या है, ड्राई सॉलिड्स का वेट है, ड्राई सॉलिड्स का मास है, तो वो तो सेम रहेगा ना, हम स्लज को तो हटा नहीं रहे, हम तो सिर्फ पानी को हटा रहे हैं, तो m दोनों केस में सेम रहेगा। रो ऑफ स्लज, ये आपका सेकंड के केस में रहेगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, m है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट के केस में m हो जाएगा V2 इंटू 100 माइनस P2 बाय 100 इंटू रो ऑफ स्लज,
ठीक है, ये सेकंड के केस में हो जाएगा, इज इक्वल टू m, यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों का m सेम होगा, यहां का m क्या हो जाएगा v1 इंटू 100 माइनस p1 बाय 100 इंटू रो ऑफ स्लज का फर्स्ट केस में, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में 100 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ स्लज क्या होगा, वो चेंज होगा ना, डेंसिटी ऑफ स्लज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये आपका मास बाय वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम तो थोड़ा, पानी निकाले तो वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज होगा ना, थोड़ा सा मास भी डिक्रीज होगा, ऑल्दो इतना डिक्रीज नहीं होगा, तो रो ऑफ स्लज जो है इन केस ऑफ फर्स्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एकदम एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकंड, है ना। चाहे यहाँ पर आपको V2 पानी हटाए, सेकंड के केस में पानी हटा रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ, तो मास भी थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो रेशो क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो हम अप्रॉक्स इक्वल टू ले सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, ये आपका V1 वाला इधर लिखते हैं, V1 इंटू 100 माइनस P1 इंटू V2 इंटू 100 माइनस P2, ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपका P1 अमाउंट ऑफ वाटर है, उसके रेस्पेक्ट में V1 वॉल्यूम है, सपोज आपका पानी रिड्यूस कर दिए तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है, ये हम इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। या तो सेकंड के केस में वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो उसके रेस्पेक्ट में वाटर कितना हो गया है, ये निकालना, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, बहुत ईजी है। V1 इंटू 100 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसको मैं ये डायरेक्टली लिखा सकता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली बता सकता था, वहाँ पर डराइव करने की इतनी ज़रूरत है नहीं ये सब लिखने की, लेकिन कभी आप पूछ दिया कि आपके अगर ड्राई सॉलिड्स है तो उसका वेट, ये तो चलो हम बनाए हैं, ये आपका सपोज m अमाउंट ऑफ ड्राई सॉलिड्स है, इसके रेस्पेक्टिव में आपको वेट स्लज कितना मिलेगा, तो यहाँ से कर सकते हैं, है ना, ये आप डराइव कर सकते हैं कुछ। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय डेंसिटी कर लेंगे। तो कभी गलती से अगर ये पूछ लिया गया तो मैंने ये भी बता दिया है, वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन स्टिल आपको ये डराइव करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा इतना मेहनत करना नहीं है, रीअरेंज ही करना पड़े, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना कि स्लज का जो डेंसिटी है फर्स्ट और सेकंड में ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, सो आपको मिल जाएगा V2 इंटू 100 माइनस P2 इज इक्वल टू V1 इंटू 100 माइनस P1, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। फिर आपका है स्ट्रेंथ रिडक्शन, अभी तक हम वॉल्यूम रिड्यूस किया ना, अब स्ट्रेंथ रिडक्शन, यहाँ पर तो वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस किया, उससे क्या रिड्यूस हुआ, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, अब स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है। स्ट्रेंथ रिडक्शन ऑफ स्लज इज BOD रिमूवल, ये आपका क्या है, BOD रिमूवल इज कैरिड आउट बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन व्हाट इज नोन एज स्लज डाइजेशन। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, BOD को रिमूव कर रहे हैं बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, इसी को हम स्लज डाइजेशन भी बोलते हैं। जो आप फूड को खाते हो, जो पेट में है उसको डाइजेस्ट करते हो, तो अब उसका रिड्यूस हो जाता है ना स्ट्रेंथ, उसके बाद वेस्ट बनता है, तो पहले डाइजेस्ट करना जरूरी है। अब स्लज डाइजेशन अकल इन 2 ways, 2 तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, एसिड फर्मेंटेशन, मीथेन फर्मेंटेशन। इतना थ्योरी में बता नहीं रहा हूँ, इसके अंदर एसिड में क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे है, एसिड एंड मीथेन। अब मीथेन में ना गैसेज रिलीज होते हैं, उसमें आपका CH4 है, CO2 H2S है, जो 2 इंपॉर्टेंट है वो आपका है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट है, ये गैसेज जो रिड्यूस हो रहे हैं CH4 एंड CO2, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो स्लजेस आर एनारोबिकली डाइजेस्टेड यूजिंग अ रिएक्टर नोन एज स्लज डाइजेस्टर। अब जो डाइजेस्ट हो रहा है वो किस में डाइजेस्ट हो रहा है, एक रिएक्टर में, वो रिएक्टर का नाम क्या है, स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ स्लज डाइजेस्टर इज इक्वल टू VF प्लस VD बाई 2 इंटू डाइजेशन पीरियड, ये कभी पूछा नहीं गया, स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, VF बाई VD प्लस 2, सॉरी VF प्लस VD बाई 2 इंटू डाइजेशन पीरियड। अब ये कैपेसिटी ऑफ स्लज डाइजेस्टर है। VD क्या है, VF है वॉल्यूम ऑफ फ्रेश सीवेज पर डे, एक डे में कितना सीवेज आ रहा है फ्रेश अमाउंट, VF। फिर VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड सीवेज पर डे, कितने एक दिन में कितना सीवेज आ रहा है फ्रेश, वो VF हो गया, कितना डाइजेस्ट हो रहा है वो आपका VD हो गया, दोनों का पर डे में, दोनों का एवरेज ले लो इंटू डाइजेशन पीरियड कर दो, डाइजेशन पीरियड, तो ये आपका कैपेसिटी ऑफ स्लज डाइजेस्टर हो गया, ठीक है, ओके। ये पर डे है, तो पर डे आपका यहाँ पर क्या है, डाइजेशन पीरियड इंटू टाइम, तो पर टाइम इंटू टाइम कैंसिल हो गया, तो आपको कैपेसिटी मिल गया, ठीक है। अब जब रेट ऑफ गैस प्रोडक्शन है आपका, यहाँ पर जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो ना, उसमें वोलेटाइल सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं, तो वोलेटाइल सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे हैं तो कितना हो रहा है, कितना आपको मिल रहा है, 0.9 मीटर क्यूब गैस मिल रहा है पर kg वोलेटाइल डिस्ट्रॉय होने से। सपोज आपका kg वोलेटाइल सब्सटेंस है x अमाउंट आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आपको कितना अमाउंट ऑफ गैस मिलेगा, 0.9 टाइम्स ऑफ x, ये
0.9 टाइम्स ऑफ x मीटर क्यूब पर केजी, ये x केजी है तो इतना मीटर क्यूब आपको गैस मिलेगा। अब इसका गैस है, गैस में तो बहुत सारे गैस हो सकते हैं ना, तो इसमें 70% आपका मीथेन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा आपका क्या मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बचा हुआ 20 to 30% अप्रॉक्स ये आपका CO2 मिलता है, ठीक है। ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स है, ये दोनों मेजर गैसेस मिल जाए, बाकी सब आपके माइनर है तो उसका इतना ध्यान देना नहीं है। मेनली आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।